कैसे हैं आप सब दोस्त। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड इट अर्न्स इट, ही हु डज नॉट पेज इट। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का आठवां अजूबा है। जिसने भी इसको समझ लिया उसने इससे कमा लिया, और जिसने भी नहीं समझा उसने इसकी कीमत चुकाई। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे ओवर द ईयर्स ग्रो करता है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या चीज़ है। इस एग्जांपल में हम एज्यूम करते हैं कि 3 दोस्त हैं, आमिर, रियाज और कामरान। आमिर की मंथली इनकम 25,000 रुपये है, रियाज की मंथली इनकम 1 लाख रुपए है और कामरान की मंथली इनकम 5 लाख रुपए है। लेकिन हम देखें तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आमिर को थोड़ी बहुत मुश्किलात हो रही होंगी क्योंकि उसकी तनख्वाह कम है। रियाज का थोड़ा बहुत किसी तरीके से गुजारा हो रहा होगा और कामरान की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी क्योंकि उसकी मंथली इनकम बहुत ज़्यादा है। लेकिन सारी चीज़ मंथली इनकम नहीं होती। आपने बहुत ज़्यादा फिल्म एक्टर्स वगैरह देखे होंगे जिन्होंने पैसे तो बहुत कमाए, लेकिन कोई उनमें से रक्षा चला रहा था, कोई भीख मांग रहा था और कोई पैसे ना होने की वजह से अपनी जान दे रहा था। तो एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर नहीं करता कि आपकी मंथली इनकम क्या है, बट मैटर करता है कि आप उसको किस तरह यूटिलाइज करते हैं, उसे किस तरह इन्वेस्ट करते हैं या उसको किस तरह सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल में एज्यूम करते हैं कि आमिर और रियाज अपनी इनकम का 40% हिस्सा सेव करते हैं। तो आमिर की मंथली सेविंग 10,000 रुपये है, रियाज की मंथली सेविंग 40,000 रुपये हो और कामरान सोचता है कि उसको सेविंग की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए वो कुछ भी सेव नहीं करता। अब हम देखते हैं कि पहले साल के आखिर में की सेविंग्स की अमाउंट क्या होगी। तो आमिर की सेविंग होगी 126,825 और रियाज की सेविंग होगी 80,000। अगर आप देखना चाहते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करती है तो हम गूगल पे जाके लिख सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर। तो मुख्तलिफ कैलकुलेटर्स मिल जाएंगे। मैं जो कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, अगर ये आपको चाहिए तो कमेंट्स में बता दें, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इनिशियल बैलेंस हम लोग ले लेते हैं कि 0। इंटरेस्ट रेट्स हम लोग ले लेते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 12% एनुअल इंटरेस्ट के साथ ग्रो कर रही है, और इसमें एज्यूम कर लेते हैं हम कि हम लोग जो सेविंग कर रहे हैं वो 30 ईयर्स के लिए कर रहे हैं। 30 ईयर्स मैंने इसलिए लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई 30 ईयर्स का है और रिटायरमेंट तक उसके 30 ईयर्स बनते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे 30 ईयर लिए। कंपाउंड इंटरेस्ट को आप जितने साल देंगे वो उतना ज़्यादा अपनी पावर आपको शो करेगा। यहाँ पे हम लोग कंपाउंड इंटरवल ले लेते हैं कि कंपाउंड इंटरवल हम लोग कर लेते हैं ईयरली, या अगर आप मंथली करना चाहें तो इसको यहाँ से मंथली भी कर सकते हैं, यानी कंपाउंडिंग 12 टाइम्स पर ईयर होगी। यहाँ पे हम लोग फिर डिपॉजिट्स कर लेते हैं। हम लोग डिपॉजिट करते हैं 10,000 मंथली, और यहाँ पे अगर आपने इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट लेनी है तो यहाँ पे आप इसको स्वाइप करके यहाँ पे इन्फ्लेशन भी दे सकते हैं, इन्फ्लेशन का रेट दे सकते हैं। इस केस में हम लोग इन्फ्लेशन को इनटू अकाउंट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको बंद कर दिया। अगर हम लोग कैलकुलेट पे क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि मेरी जो डिपॉजिट्स थे वो 36 लाख थे, लेकिन मेरी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है जो 30 साल बाद ये ग्रो हो गई है वो ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ के अराउंड हो गई है। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं तो आप मंथली भी देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं, इसको टेबल फॉर्मेट में भी देख सकते हैं और ग्राफ के फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। तो ईयरली अगर हम देखें तो फर्स्ट ईयर के आखिर में कंपाउंडिंग की वजह से मेरी जो 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट थी वो 1,26,825 हो गई। और सिमिलरली हर महीने में 10,000 रुपये अगर इसमें डालता रहूँ तो 30 साल के आखिर में मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम ग्राफ में देखें तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनिशियली तो बहुत कम रिटर्न मुझे शो हो रहा था कंपाउंड की वजह से, लेकिन जैसे जैसे ईयर्स बढ़ते रहे वैसे वैसे कंपाउंडिंग अपना इफेक्ट देती रही। तो वापस एक्सेल पे आते हैं और अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सेकेंड ईयर से लेकर 30th ईयर तक किस तरह आमिर और रियाज की इन्वेस्टमेंट जो हैं वो बढ़ती हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि सेकेंड ईयर के आखिर में आमिर के पास 2,69,734 रुपीज़ थे और रियाज के पास 9,60,000 थे।
इसी तरह 15th ईयर में आमिर के पास 50 लाख रुपीज़ थे और रियाज के पास 72 लाख रुपीज़ थे। लेकिन 30th ईयर के एंड पे आमिर के पास 3.5 करोड़ थे और रियाज के पास 1.44 करोड़ थे। इस कैलकुलेशन में हमने एज्यूम किया कि आमिर इन्वेस्टमेंट करता है और उसकी इन्वेस्टमेंट 12% पर ईयर से ग्रो करती है। रियाज किधर भी इन्वेस्ट नहीं करता, वो सिर्फ पैसे अपने पास रखता है और कामरान कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं ओवर द लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग किस तरह इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि रियाज और आमिर की इन्वेस्टमेंट रिटर्न में ऑलमोस्ट 2.75% का फ़र्क है। इसमें कैलकुलेट करते हैं कि आमिर की इन्वेस्टमेंट रियाज से कितनी ज़्यादा थी। तो ऑलमोस्ट 2.4 टाइम्स आमिर की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स रियाज की इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स के मुकाबले में ज़्यादा है। हालांकि जो इनिशियली वो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उसमें डिफरेंस ऑलमोस्ट 4 टाइम्स का था, क्योंकि आमिर 10,000 इन्वेस्ट कर रहा था और रियाज 40,000 इन्वेस्ट कर रहा था। तो इस एग्ज़ाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में कितना फ़ायदा दे सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।